हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और बहुत ज़्यादा गर्मी है आज, फिर भी वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि लास्ट 2 डेज में वीडियो डाल नहीं पाया था कुछ कारण से। तो वीडियोस तो कंटिन्यू आते रहेंगे। आई होप कि आप लोग स्टडी भी बहुत ताबड़तोड़ और मजबूत तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का चौथा पार्ट 4 पढ़ेंगे। और जो बाकी बचा कुचा है इसमें कवर करेंगे और इस पार्ट को, इस चैप्टर लेशन को आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद हम लोग नए चैप्टर की ओर शिफ्ट करेंगे। चलिए आज देख लेते हैं क्या करने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आयात निर्यात सिस्टम कैसा था, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो था सिंधु घाटी सभ्यता में, लेन देन कैसा होता था, किन लोगों के साथ में होता था, इसके बारे में पढ़ेंगे। लिपि कैसी थी, स्क्रिप्ट कैसा था, ठीक है, किस प्रकार की लिपि का उपयोग करते थे ये लोग अपने भाषाओं और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। आगे देखिए धर्म, ये धर्म जो था वो कैसा धर्म था, किस प्रकार के धर्म में विश्वास करते थे। हम लोग अक्सर सभ्यताओं को अपने धर्म से जोड़कर देखने के प्रयत्न करते हैं। हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार के धर्म थे। इसके साथ साथ धर्म में क्या क्या चीज पूजे जाते थे, नहीं पूजे जाते थे, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। आगे देखिए अंत्योष्टि कर्म यानी कि दाह संस्कार जो होता है या फिर कर्मकांड जो होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पतन कैसे और सभ्यता का, और इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ हम लोग कंप्लीट करेंगे। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वीडियो। आप लोग वीडियो में पूरा तरह बने रहिए, आपको पूरा फैक्ट सिंधु घाटी सभ्यता का बता दिया जाएगा। चलिए आज, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग बहुत कम वीडियो को शेयर करते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के माध्यम से वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए, पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे देखिए, हम लोग सबसे पहले ध्यान देते हैं कि आयात निर्यात कैसा था, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसा होता था इस सभ्यता में। तो सबसे पहले देखिए, बड़े पैमाने पर आयात निर्यात होता था। इंपॉर्टेंट है, बड़े पैमाने पर आयात निर्यात का जो सिस्टम था वो बहुत ज्यादा फेमस था यहाँ पे। आगे साथ में क्या कहता है कि व्यापार जलमार्ग और स्थल मार्ग से होता था। जलमार्ग यानी कि वाटरवे में और रूटवे दोनों में, जलमार्ग स्थल मार्ग दोनों से व्यापार किया जाता था यहाँ पे। खैर वायु मार्ग का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता इतनी पुरानी सभ्यता में, तो जल मार्ग और स्थल मार्ग को फोकस में रखिएगा। वस्तु व मुद्रा दोनों का विनिमय होता था। वस्तु विनिमय प्रणाली थी, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु देना और लेना, ये तो था ही, साथ साथ में मुद्रा के साथ भी वस्तु का विनिमय होता था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कपास का उद्गम इसी सभ्यता को माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, कपास जो है, यानी कि कपास जिससे कपड़े बनते हैं हम जानते हैं, इसका उद्गम जो है, जो सोर्स ऑफ जनरेशन है, वो इसी सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है। इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, यूनानियों ने कपास को सिंडन कहा है। यूनानी लोग कपास को क्या, एमसीक्यू क्वेश्चंस में ये बहुत बार पूछा गया कि यूनानी लोग कपास को क्या कहते थे, तो सिंडन कहते थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। साथ में देखिए, हम सोर्स की बात कर लेते हैं, कहां से क्या व्यापार चलता था। तो अफगानिस्तान से गेहूं, ईरान व दक्षिण भारत से सोना, अफगानिस्तान से रत्न व सोना, मतलब आभूषण जो होते हैं वो अफगानिस्तान से व्यापार होते थे। साथ में गुजरात से गोमेद, हिमालय से शिलाजीत, खेतड़ी जो राजस्थान में है वहां से तांबा। इस प्रकार से अनेकों स्तर से हम देख रहे हैं कि व्यापार का जो सिस्टम था वो इस सभ्यता में था, यानी कि होता था। आगे चलते हैं, आगे देखिए, व्यापारिक संबंध जो थे इसके इराक से, देश के बाहर बात करें, इराक से, फारस से, क्रीट से, मेसोपोटामिया, बेबीलोन, मिस्र, ये सारे जो क्षेत्र थे, इन सारे क्षेत्रों से व्यापार का संबंध जो था सिंधु घाटी सभ्यता में था। चलिए आगे देखिए, अभिलेखों से 3 महत्वपूर्ण शब्द प्राप्त हुए हैं। बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है कि इनमें से कौन से शब्द अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं और कौन से शब्द प्राप्त नहीं हुए। तो 3 शब्द प्राप्त हुए, इतना ही आपको याद रखना है, दिलमुन, मानक और मेहुला। क्या क्या, दिलमुन पहला, दूसरा मानक और तीसरा मेहुला। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सर्वोत्तम समकालीन सभ्यता थी। मैंने कहा सिंधु घाटी सभ्यता अपने समय में पनप रही अनेकों सभ्यताओं में सबसे उत्तम सभ्यता मानी गई है, सर्वश्रेष्ठ सभ्यता मानी गई है। आगे देखो, यहाँ पे क्या है कि भाषा जो थी यहाँ की, वो अभिव्यक्ति का माध्यम था और लिपि जो थी वो लेखन का माध्यम था। यानी कि भाषा से अभिव्यक्ति करते थे, व्यक्त करते थे भावनाओं को, और लिखने के लिए किसका उपयोग करते थे, लिपि का उपयोग करते थे। ये तो पता होना ही चाहिए, कॉमन चीजें हैं। चलिए आगे देखिए, लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक थी। ठीक है, मेसोपोटामिया की लिपि कैसी थी ये भी बताएंगे आगे चलकर, पर पहले आप देख लीजिए कि यहाँ की जो लिपि थी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, और इसी को कहीं कहीं गोमुत्रिका और गुस्त्रोफेदन कहा गया है। गोमुत्रिका और गुस्त्रोफेदन किसको कहा गया है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के भाव चित्रात्मक लिपि को ही कहा गया है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अक्षरों की संख्या 64 थी, 64 टाइप्स के लेटर्स, अक्षर यहाँ पे प्राप्त
हुए हैं और इम्पोर्टेंट है कि अभी तक इनको अच्छी तरह से पढ़ा नहीं गया है, इनसे बनने वाले शब्दों को अच्छे से स्टडी नहीं किया गया है, करने में असक्षम रहे, हो सकता है आने वाले समय में हमारा जो साइंस है वो डेवलप करे, इतना ज्यादा डेवलप करे कि हम इसको समझ सके, इसके स्क्रिप्ट को पूरी तरह से स्टडी कर सके। आगे देखिए, ये जो लिपि थी वो दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं क्यों लिखी जाती थी, यानी कि लिखने का क्रम जो पहले दाएं से बाएं भी लिखा जाता था, फिर बाएं से दाएं भी लिखा जाता था, दोनों चीज दोनों पैटर्न यहाँ पे फॉलो होता था। कभी कभी क्वेश्चन दे सकता है कि किस प्रकार से लिपियां लिखी जाती थी, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं, आप सही आंसर लगा सकते हैं। चलिए आगे देखिए, मेसोपोटामिया की लिपि जो थी किलाक्षर थी, किलाक्षर लिपि या किलाकार लिपि, इसको क्या कहते हैं और एक कुछ कहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि किलाक्षर किलाकार के अलावा इस लिपि को और क्या कहा जाता है मेसोपोटामिया की। चलिए धर्म की बात करें तो धर्म का अर्थ होता है धारण करना, यह गुण बोधक होता है, इंपॉर्टेंट है। धर्म क्या है, हम जिन भावनाओं को अपने में धारण किए हुए रखते हैं, जिन भावनाओं के साथ हम बड़े होते हैं, वही हमारा धर्म कहलाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। धर्म का अर्थ क्या होता है, धारण करना, ये गुण बोधक होता है। मातृ देवी के पूजक थे, यानी कि महिलाओं का स्थान तो इंपॉर्टेंट था ही, साथ में देवियों का भी स्थान उतना ही इंपॉर्टेंट था, यानी कि मातृ देवी की पूजा करते थे, देवियों की पूजा की जाती थी, इंपॉर्टेंट है। उत्खनन से मृण मूर्तियां मिली हैं, मूर्तियों के टूटे फूटे अवशेष, मूर्तियों का छूटा हुआ पार्ट, ये सारा उत्खनन से हमें प्राप्त हुआ है, बिल्कुल। और नृत्य करते हुए नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए आगे देखिए, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि उत्खनन से मूर्तियां तो मिली है, उत्खनन से क्या क्या पूजा के सामान मिले हैं, मतलब क्या पता चलता है पूजा के बारे में कि पूजा का सिस्टम कैसा था, पूजा करने का जो सिस्टम था इस सभ्यता में वो कैसा था, किन चीजों की लोग पूजा करते थे इस सभ्यता के। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सबसे पहले वृक्ष, तो वृक्ष में सर्वाधिक जो पॉपुलर पेड़ था, जो लोकप्रिय था, वो पीपल था, पीपल पेड़ की पूजा की जाती थी, साथ में नीम, कचनार, बबूल, आंवला, तुलसी, ये सारी वृक्षों की भी पूजाएं होती थी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, पशु, पशु में सबसे इंपॉर्टेंट कुबड़दार सांड, कुबड़दार सांड सबसे महत्वपूर्ण पशु था, इस पशु को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है सभ्यता में। साथ में एक श्रृंगी पशु जो कि काल्पनिक पशु था, रियल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, पर एक श्रृंगी पशु की कल्पना भी सभ्यता से प्राप्त होती है, इसे सबसे महत्वपूर्ण पशु कहा गया है, एक श्रृंगी पशु को सबसे महत्वपूर्ण काल्पनिक पशु कहा गया है, राइट। अगर पक्षी की बात करें तो फाख्ता और कौवा सबसे पवित्र माने जाते थे, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, फाख्ता और कौवा ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थे। सर्प पूजा भी थी, सांपों की भी पूजा की जाती थी। आगे देखिए, जल पूजा का साक्ष्य आलमगीरपुर से मिला है, सबसे पूर्वी हिस्सा आलमगीरपुर, मैंने पहले ही आपको पहले क्लासेस में बताया है, तो वहां से क्या मिला है, जल पूजा का साक्ष्य मिला है। पशुपति पूजा महत्वपूर्ण था, पशुपति की पूजा यहाँ के लोग करते थे, जिसकी तुलना वर्तमान में लोग भगवान शिव से करते हैं, उस पशुपति की पूजा ये लोग करते थे। साथ में याद रखिएगा, पशुपति को ही आदिम शव माना गया है, इस सभ्यता के पशुपति को ही आदिम शव माना गया है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। जादू टोना में विश्वास रखते थे, अरे भाई गजब, ये तो आज भी लोग विश्वास करते हैं, सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, जादू टोना, झाड़ फूक, ये सारी चीजें तो अब भी लोग विश्वास करते हैं, तब भी करते थे, हालांकि इसके मतलब कोई प्रमाण है नहीं कि वर्क करता है या नहीं करता है, ये बात की बातें हैं, पर लोग विश्वास करते थे। रोग विघ्न से बचने के लिए शीतला देवी की पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है, रोग विघ्न से बचने के लिए किस देवी की पूजा करते थे, तो कहिएगा शीतला देवी की पूजा रोग विघ्न से बचने के लिए की जाती थी। आगे देखिए, उर्वरा देवी पृथ्वी की देवी होती थी, उर्वरता के लिए, फसलें अच्छी उत्पादित हो, उर्वर हो, इसके लिए उर्वरा देवी की पूजा की जाती थी, राइट। आगे देखिए, पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, जन्म लेने के बाद जन्म, करण अर्जुन देखा है ना आपने पुराना मूवी, उसी टाइप का कुछ सीन है यहाँ पे कि जन्म लेने के बाद फिर से जन्म हो सकता है, इसमें विश्वास करते थे यहाँ के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अंत्योष्टि कर्म यानी कि कर्म कांड कैसे होता था, देखिए 3 प्रकार के होते थे, पहला जो था वो पूर्ण शवाधान था, उसके बाद आंशिक या क्लेश शवाधान था, और एक दाह संस्कार भी यहाँ पे होता था। पूर्ण शवाधान की बात करें तो लोग लाश को कब्र में दफना दिया करते थे, मरा कब्र में दफना के सील्ड कर दो भाई, ये पूर्ण शवाधान था। आंशिक शवाधान, मरने के बाद कुत्ते, बिल्ली, चील, कौवे इसको नोच नोच के खा लिए, जो बचा उसको कलश में दबाओ, कलश में दबा के मिट्टी में गाड़ दो, ये आंशिक शवाधान था, ठीक है। दाह संस्कार में क्या होता था कि लाश को पूर्णतः जला दिया जाता था, जलाने के बाद जो होता है उस टाइप के कांड किए जाते होंगे, ठीक है। अच्छा, उत्खनन से जो मानव हड्डियां प्राप्त हुई है
वो किस प्रकार की हड्डियां मिली यहाँ पे, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तो निग्रिटो, काकेशियन, मंगोलॉयड, अल्पाइन और भूमध्य सागरीय। फिर से रिपीट करता हूँ, याद रखिएगा, निग्रिटो, काकेशियन, मंगोलॉयड, अल्पाइन और भूमध्य सागरीय, ये 5 प्रकार के हड्डियों के नस्ल सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई। मतलब इस नस्लों से पहले ही क्लियर हो जाता है कि मिली जुली सभ्यता थी, मतलब मिले जुले नस्ल के लोग यहाँ पे रहते होंगे। मिश्रित नस्ल के लोग रहते थे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। समाज मातृसत्तात्मक था, मैं पहले ही रिपीट कर चुका हूँ। महिलाओं का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, महत्व दिया जाता था, जो कि अच्छी बात है इस सभ्यता की। चलिए, प्रशासन जो था वो व्यापारिक लोग चलाते हैं, यानी कि जो लोग व्यापार करते थे ना, व्यापार करने वाले लोग यहाँ का प्रशासन भी नियंत्रित करते थे। पतन के क्या क्या कारण हैं? सभ्यताएं, हम जानते हैं जिस चीज का जन्म होता है उसको तो मरना ही है। सभ्यताएं भी जन्म ली है और नष्ट हुई हैं कई सभ्यताएं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किन कारणों से हुआ होगा उसको हम लोग पहले स्टडी करने का कोशिश करते हैं। देखिए, संभावित कारण ही मैं आपको बता पाऊंगा, क्योंकि इसका कोई एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है कि सभ्यता कैसे खत्म हुआ। तो संभावित कारणों की बात करें तो पहला आग रहा है, भूकंप रहा है, यानी कि आग जलने से आगजनी हो गई होगी। भूकंप, जमीन के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो टकराई होंगी, भूकंप आया होगा, सभ्यताएं खत्म हो गई होंगी। आर्यों का आक्रमण, मैंने पहले भी बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आर्यों की सभ्यता आई और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को द्रविड़ कहा जाता था। तो हो सकता है आर्यों के आक्रमण के बाद ये सभ्यता नष्ट हो गई होगी। बाढ़ का आना, नदियों में बाढ़ आया, बाढ़ों में उफान जनरेट हुआ और इतना उफान जनरेट हो गया कि पूरी सभ्यता को इसने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो ये भी कारण रहा होगा। साथ में भूमि का नमीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट कारण हो सकता है। भूमि अब नमीकरण पकड़ लिया गया होगा, उत्पादन योग्य नहीं रहा होगा, लोग भूखे मर गए होंगे, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। नदियों की धाराओं में परिवर्तन, ये इंपॉर्टेंट कारण रहा होगा। हम जानते हैं कि प्लेटों का अंदर से लगातार विस्तार होता है, तो नदी भी अपनी धाराओं में अल्प मात्रा में समय के साथ परिवर्तन कर रही होगी, करती ही है। तो इस कारण से भी हो सकता है कि ये सभ्यता खत्म हो गई। ठीक है, जलवायु परिवर्तन, वेदर में चेंजेस आके, जैसा कि हम देखे हैं कि यूरोप में जलवायु परिवर्तन आया था, जैसे कि गर्म जलवायु का स्थान ठंडी जलवायु ने ले लिया था। मैंने 3 वर्ग के चैप्टर में आपको हिस्ट्री के फर्स्ट ईयर के पढ़ाया था। तो हो सकता है इस तरह से कुछ जलवायु परिवर्तन रहा होगा जो लोग सहन नहीं कर पाए होंगे और इसके कारण सभ्यता खत्म हो गई होगी। साथ में दांत की बीमारी हो सकती है, या फिर पतन नहीं हुआ है, स्थानांतरण हो गया। बहुत लोग मानते हैं कि सभ्यता का पतन नहीं हुआ, आर्य लोग आए और सभ्यता को बदल ही दी, उनका कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। हम लोग बदल रहे हैं ना, दिन दिन हम लोग अपडेट हो रहे हैं, वैसा ही कुछ हुआ होगा। चलिए, ये तो था इस चैप्टर का पूरा विश्लेषण। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। पहला फैक्ट क्या है कि लोग, यहाँ के लोग जो है ना, वो घोड़ा, लोहा और गाय से परिचित नहीं थे। इंपॉर्टेंट है, घोड़े से, लोहे से और गाय से यहाँ के लोग परिचित नहीं थे। आगे क्या कह रहा है कि देखिए, मूंगफली और धान के अवशेष नहीं मिले हैं। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, मूंगफली और धान का कोई अवशेष अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, परंतु घोड़े के दांत के अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मंदिर का कोई अवशेष नहीं मिला है। सभ्यता को पूरी तरह से हिंदू मैथोलॉजी में मतलब शिफ्ट कर देना ये भी सही नहीं, क्योंकि मंदिर का तो कोई कॉन्सेप्ट ही प्राप्त नहीं हुआ है, जो कि हम लोग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं हम लोगों में। चलो आगे क्या कहता है कि 1800 बीसी तक आते आते हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का पतन हो गया था। 1800 ईस्वी के आते आते ना हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पूरी तरह से बिल्कुल ही खत्म हो गया था, यानी कि सबसे पहले पतन शायद इन्हीं दोनों का हुआ होगा। आगे देखिए, अनार्यों की सभ्यता थी, आर्यों की सभ्यता नहीं थी। आर्य लोग तो बाद में आए हैं, अनार्यों की सभ्यता थी। अच्छा, नवाशा दायमाबाद के करीब है, याद रखिएगा। नवाशा के बारे में पूछा गया है एमसीक्यू बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस में भी, तो याद रखिएगा दायमाबाद के पास में। मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का बाग भी कहा जाता है। सिंध का बाग किसे कहा गया है, मोहनजोदड़ो को। इसको और क्या क्या कहते हैं, मृतकों का टीला भी कहते हैं ना, अन्नागार, स्नानागार, बहुत सारे साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट है मोहनजोदड़ो, याद रखिएगा इसको। कपास जो उत्पादन शुरू हुआ वो यहीं से शुरू हुआ, ऐसा माना जाता है कि कपास का जन्म इसी सभ्यता में हुआ है, या कपास की खेती यहीं से शुरू हुई। ऋग्वेद में वर्णित हरियापुर जो स्थान है वो सिंधु घाटी में ही है। ऋग्वेद में जो वर्णन किया गया है वैदिक सभ्यता आने के बाद, तो इसी में हरियापुर नामक स्थान इसी सभ्यता में एग्जिस्ट करता है। इतिहासकार इस सभ्यता के लोगों को मुनुशिया भी कहते थे, याद रखिएगा। कुछ लोग मुनीशिया भी कहते थे इस सभ्यता के लोगों को, कुछ इतिहासकार। तो इंपॉर्टेंट था जितना सारा इस चैप्टर में, मैंने पूरा टॉप टू बॉटम आपको स्टडी करा दिया है। आप वीडियोस को चारों पार्ट को फिर से एक बार देखिए, फिर से स्टडी कीजिए, एक भी क्वेश्चंस आपके नहीं छूटेंगे।
वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल पे बने रहिए। कमिंग डे हम लोग नए चैप्टर के साथ और भी इंटरेस्टिंग सब चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।